नमस्ते ओ लेवल वेब डिज़ाइनर्स। चलिए तो आज हम देखेंगे नीलिट ओ लेवल M2R5 वेब डिज़ाइनिंग पब्लिशिंग मॉक टेस्ट 1 फॉर एक्सपेक्टेड जनवरी 2025 एग्ज़ाम। कुछ ध्यान देने योग्य निर्देश। इस मॉक टेस्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन एवं एनालिसिस आपको ऑनवेब शर्मा जी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। आंसर क्वेश्चन के नीचे दिया गया है, तो उसे पहले ना देखें। आप इस मॉक टेस्ट को स्वयं अटेम्प्ट करें, अपने मार्क्स कमेंट करें और मैसेज किसी भी ऑनवेब शर्मा जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, x.com पर भेज दें। शुभकामनाएं, आपके एग्ज़ाम अच्छे हों। What does responsive web design means? A web design that responds to user inputs, a design that adjusts to different screen sizes, a design that is only for mobile devices, a fixed design for desktop only। एक डिज़ाइन जो उपयोगकर्ता इनपुट पर प्रतिक्रिया करता है, एक डिज़ाइन जो विभिन्न स्क्रीन आकार के अनुसार समायोजित होता है, एक डिज़ाइन जो केवल मोबाइल उपकरणों के लिए है, केवल डेस्कटॉप के लिए है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी इज़ करेक्ट। ए डिज़ाइन दैट एडजस्ट टू डिफरेंट स्क्रीन साइजेस। तो रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्या होता है? ऐसा डिज़ाइन जो स्क्रीन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी इज़ करेक्ट। अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए CSS फ्रेमवर्क? jQuery, बूटस्ट्रैप, एंगुलर, रिएक्ट। निम्न में से कौन सा एक CSS ढांचा है? jQuery, बूटस्ट्रैप, एंगुलर, रिएक्ट। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका बूटस्ट्रैप एक CSS का फ्रेमवर्क है। तो बूटस्ट्रैप क्या है? एक CSS का फ्रेमवर्क है। बूटस्ट्रैप के अलावा और भी कई सारे CSS के फ्रेमवर्क है। अदर्स में आपके मिलेंगे, सबसे पहले आता है टेलविंड। तो एक आता है आपका टेलविंड CSS, और सेकंड रहता है आपका W3.CSS, ये तो आपने पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट रहता है आपका फाउंडेशन। फाउंडेशन के साथ साथ है आपका बल्मा, BUMA। नेक्स्ट है आपका स्केलेटन, और भी कई सारी। ये सभी क्या है आपके CSS फ्रेमवर्क के। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है Notepad++ सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो Notepad++ किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है? ओनली HTML, मल्टीपल लैंग्वेजेस, ओनली जावास्क्रिप्ट, ओनली पाइथन। तो ये सपोर्ट करता है सिर्फ मल्टीपल लैंग्वेजेस को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मल्टीपल लैंग्वेजेस। हम नोटपैड में सभी लैंग्वेजेस का यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएंगे। विच फीचर इज़ नोन फॉर एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी इन सबलाइम टेक्स्ट? तो सबलाइम टेक्स्ट में क्या बढ़ जाता है? सबलाइम टेक्स्ट में उत्पादकता बढ़ाने के लिए कौन सी विशेषता जानी जाती है? तो उत्पादकता बढ़ाने के लिए इसमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन आता है, जिसे हम कई सारे ऑप्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं, कमांड्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आंसर आता है आपका कमांड पैलेट, स्पेल चेक, इमेज मैनिपुलेशन, ऑडियो एडिटिंग। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका कमांड पैलेट, जिससे हम कई सारी कमांड्स भी क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। विच इज़ वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ सबलाइम टेक्स्ट? तो सबलाइम टेक्स्ट में कौन सा फीचर प्रमुख विशेषता है? तो सबलाइम टेक्स्ट की क्या प्रमुख विशेषता है? मल्टी कैरेट एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, गेमिंग सपोर्ट, 3D मॉडलिंग। पहली बात तो ये बाकी सभी 3 ऑप्शंस जो हैं वो कहीं ना कहीं सबलाइम टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट एडिटर से संबंधित नहीं है। तो बाकी सभी तो वैसे भी गलत हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा है 3D मॉडलिंग, इधर है आपका गेमिंग, नेक्स्ट रहता है आपका वीडियो। तो इसमें आंसर सही हो जाएगा आपका मल्टी कैरेट एडिटिंग। और मल्टी कैरेट एडिटिंग में हम 2 टाइप्स की एडिटिंग पढ़ते हैं। एक तो आपका मल्टी कैरेट एडिटिंग,
और नेक्स्ट रहता है आपका कर्सर एडिटिंग। तो मल्टी एडिटिंग हम यूज कर पाएंगे कंट्रोल शिफ्ट की सहायता से, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ साथ हम अप या फिर डाउन की भी यूज़ कर सकते हैं। कौन सी यूज़ कर सकते हैं? कंट्रोल शिफ्ट की सहायता से अप और डाउन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट रहता है आपका मल्टी लाइन एडिटिंग, जिसको हम मल्टी कर्सर एडिटिंग भी बोल देते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सबलाइन में कंट्रोल क्लिक, जिससे हम एक ही बार में कई सारे प्लेसेस पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द W3 प्राइमरली यूज्ड फॉर? W3 का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए, वेबसाइट स्टाइलिंग के लिए, वेब सर्वर मैनेजमेंट के लिए, कंटेंट राइटिंग के लिए। तो कहीं ना कहीं स्टाइलिंग की बात आ गई है, तो हमें इसी पे टिक करना चाहिए। तो इसका आंसर है आपका वी, वेबसाइट स्टाइलिंग। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द जावा स्क्रिप्ट प्राइमरली यूज फॉर? तो जावा स्क्रिप्ट हम प्राइमरली किस लिए यूज़ करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, डेटाबेस मैनेजमेंट, ग्राफिक डिज़ाइन। तो जावा स्क्रिप्ट का हम किस लिए यूज़ करते हैं? जावा स्क्रिप्ट का प्राइमरली तो हम यूज़ करते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में। तो किस लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है, विच डायरेक्टिव इज यूज टू क्रिएट कस्टम कंपोनेंट्स इन एंगुलर जेएस? तो कस्टम कंपोनेंट्स का मीन्स है एंगुलर जेएस में कस्टम कंपोनेंट्स बनाने के लिए कौन सा निर्देशिका का उपयोग किया जाता है? तो निर्देशिका का मीन्स है यहाँ पे डायरेक्टिव्स। तो इसमें हम देख लेंगे आंसर कौन सा है, एनजीडीएस ऐप, एनजीडीएस बाइंड, तो एनजीडीएस मॉडल। तो कस्टम की बात की जा रही है, तो हम कस्टम कंपोनेंट्स में आ जाएंगे एंगुलर जेएस में डायरेक्टिव्स। आप इसमें क्या बनाएंगे? डायरेक्टिव्स क्रिएट करेंगे। तो इन्हीं को हम कहते हैं कस्टम कंपोनेंट्स, और डिफरेंट टाइप्स के हम डायरेक्टिव्स यूज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम, व्हाट फीचर डज नोटपैड प्लस प्लस प्रोवाइड फॉर कोड कोलैबोरेशन? कोड कोलैबोरेशन का मीन्स है नोटपैड प्लस प्लस कोड सहयोग के लिए कौन सी विशेषता प्रदान करता है? हम ज़्यादा से ज़्यादा कोड को टाइप कर सकते हैं, ऐसे कौन से फीचर्स हैं आपके साथ? तो वर्जन कंट्रोल, रिमोट एक्सेस, कोड फॉर्मेटिंग, सिंटैक्स हाईलाइटिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंटैक्स हाईलाइटिंग में, जिसकी सहायता से हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कोड को टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, विच फीचर इज़ नॉट कॉमनली फाउंड इन एडवांस्ड टेक्स्ट एडिटर? तो एडवांस टेक्स्ट एडिटर में क्या नहीं होता है? सिंटैक्स हाईलाइटिंग, कोड फोल्डिंग, इमेज एडिटिंग, ऑटो कंप्लीशन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? इसमें से ऑप्शन है आपका इमेज एडिटिंग। कौन सा ऑप्शन नहीं होता है आपका एडिटर में? तो एडिटर में कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? इमेज एडिटिंग। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट एडिटर इज नोन फॉर इट्स एक्सटेंसिबिलिटी एंड इट ऑफन यूज्ड बाय डेवलपर्स? तो एक्सटेंसिबिलिटी के लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे? तो एक्सटेंसिबिलिटी अगर हमें ऐड करनी है, तो उसके लिए आपके पास कौन सा टेक्स्ट एडिटर होगा जो डेवलपर्स यूज़ करते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम डेवलपर के लिए नहीं होता है। नेक्स्ट अब तक विजुअल स्टूडियो कोड, कहीं ना कहीं हम इसी टेक्स्ट एडिटर का यूज़ कर सकते हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ 3 टेक्स्ट एडिटर हैं, जिनमें से आपने पढ़ा होगा सबलाइन, नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस। एक और है आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जो किस कंपनी का है? माइक्रोसॉफ्ट का। आप इस सॉफ्टवेयर, इस टेक्स्ट एडिटर का भी यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ सबलाइम टेक्स्ट? तो सबलाइम टेक्स्ट में कौन सा ऑप्शन नहीं होता है? गो टू एनीथिंग, स्प्लिट एडिटिंग, ऑटोमेटिक बैकअप, कमांड पैलेट। तो गो टू एनीथिंग भी होता है, स्प्लिट एडिटिंग भी होता है, ऑटोमेटिक बैकअप भी होता है, कमांड पैलेट भी ऑप्शन इसमें सभी इंक्लूड है।
तो इसका आंसर हो जाएगा, कहीं ना कहीं हम मानेंगे इसका आंसर है आपका ऑल। तो ऑल का मतलब है कि यहाँ पे जो दिया गया है ये सभी फीचर्स हैं आपके, ना कि नॉट। तो गो टू एनीथिंग भी होता है, स्प्लिट एडिटिंग भी होता है, ऑटोमेटिक बैकअप भी होता है, कमांड पैलेट भी होता है सबलाइन में। ये सभी फीचर्स हैं सबलाइन के। हाउ डज एंगुलर जेएस कम्युनिकेट विद ए सर्वर? बाई तो एंगुलर जेएस से कम्युनिकेट करने के लिए सर्वर के साथ, तो उसके लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे? वाई एसक्यूएल क्वेरीज यूजिंग एजेक्स थ्रू पीएचपी यूजिंग जावा एपीआई। तो इसके लिए यूज़ किया जाता है एजेक्स, जिसे हम सर्वर से भी कनेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज लेयर मीन इन फोटो एडिटिंग? तो लेयर क्या होता है? लेयर का मीन्स रहता है ए वे टू ब्लेंड इमेजेस, ए सेपरेट सेक्शन ऑफ एन इमेज, ए टूल फॉर क्रॉपिंग, ए कलर एडजस्टमेंट फीचर। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, वी ऑप्शन इज करेक्ट, ए सेपरेट सेक्शन ऑफ एन इमेज। तो लेयर क्या होता है? एक सेपरेट सेक्शन होता है जिसपे आप किसी भी ओरिजिनल इमेज को अगर आप एडिट करते जाते हैं और आपसे बोला है कि आपने कई सारे ऑप्शंस यूज़ कर लिए हैं और उसमें से बोला जाए जो आपने थर्ड प्लेस पे एडिटिंग की थी उसको आप रिमूव करिए, तो उसके लिए हमें कंट्रोल जेड या फिर हमें यूज़ करना पड़ेगा कंट्रोल ऑल्ट प्लस जेड। फिर उसमें होगा क्या, ये सभी जो एडिटिंग थी ये सब भी हट जाएंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? किसी भी ओरिजिनल इमेज को एडिट करने के लिए आप न्यू लेयर्स क्रिएट करते जाइए। तो जिस ऑप्शन को, जिस फीचर को हमें रिमूव करना है, आप सीधे सीधे डायरेक्टली उसी को क्लिक कर दीजिए और उसी को आप डेल कर दीजिए। तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है लेयर्स ऑप्शन का। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन, विच फोटो एडिटर अलाउज नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग? तो नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग के लिए हम कौन सा एडिटर यूज़ करेंगे? फोटो एडिटर। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग का मीन्स है आप कौन सा फोटो संपादन गैर नाशक संपादन है। तो इनमें से कौन सा गैर नाशक संपादन है जिनमें से कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है? उसके लिए हम यूज़ करेंगे एडोब फोटोशॉप, GIMP, एडोब लाइटरूम, पेंट। तो इसमें से दोनों आपके A और C इज़ करेक्ट। हम दोनों में अच्छे से एडिटिंग कर सकते हैं, इससे हमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है, कोई भी नुकसान नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो इसका आंसर था आपका A और C। व्हाट इज CSS सेलेक्टर? तो CSS सेलेक्टर क्या होता है? ए टूल टू सेलेक्ट कलर, ए वे टू सेलेक्ट HTML एलिमेंट टू स्टाइल। स्टाइल के लिए HTML तत्वों को चुनने का एक तरीका। ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन, नॉट। ए टाइप ऑफ HTML टैग, नहीं। तो इनमें से आंसर हो जाएगा V इज करेक्ट। तो CSS सेलेक्टर क्या होते हैं? CSS सेलेक्टर की सहायता से हम HTML टैग्स को चुन सकते हैं, कई सारे HTML एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने डिफरेंट टाइप्स के सिलेक्टर्स पढ़े होंगे, जिनमें से आता है आपका यूनिवर्सल सिलेक्टर, ID सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, स्यूडो क्लास सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर और भी कई सारे हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज दिस कीवर्ड रेफर टू इन जावास्क्रिप्ट? तो जावास्क्रिप्ट में दिस कीवर्ड का क्या यूज है? तो दिस कीवर्ड क्या करता है? द करेंट ऑब्जेक्ट, द पेरेंट ऑब्जेक्ट, द ग्लोबल ऑब्जेक्ट, नन ऑफ द एबव। तो ये किसको रेफर करता है? तो ये करता है द करेंट ऑब्जेक्ट को। सच एज हम किसी भी प्लेस पे यूज़ कर लेते हैं कि हमने किसी भी बटन पे क्लिक किया है, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि हमने इसी वाली बटन पे क्लिक किया है? तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है, कहीं ना कहीं हम नेम भी यूज़ करते हैं और उसके लिए एक कीवर्ड भी होता है दिस, और यहीं पे हम एक मेथड और क्लास यूज़ कर लेते हैं दिस डॉट नेम। तो इसको हम बोलते हैं दिस, एक क्या है? एक कीवर्ड है जिसकी सहायता से आप किसी भी करेंट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑपरेटर इज यूज फॉर कंपेयरिंग इन जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट में कंपैरिजन करने के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज
equal, second option is double equal, third option is triple equal and fourth option is both A, B and C। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो कंपैरिजन में हम यूज़ करते हैं डबल इक्वल का भी यूज़ कर लेते हैं, नेक्स्ट ट्रिपल इक्वल का भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये आंसर जो है वो है आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट। डबल इक्वल का मीन्स होता है कि हम सिर्फ कंपैरिजन करते हैं किसमें? वैल्यूज़ में। एंड ट्रिपल इक्वल का मीन्स होता है आप डेटा टाइप में भी कंपैरिजन करेंगे एंड वैल्यूज़ में भी कंपैरिजन करेंगे। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं डबल इक्वल। और इक्वल आ जाता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर में। तो ये किस में आएगा? असाइनमेंट ऑपरेटर में, जिसे हमें ये पता चलता है कि सच एज हमने लिखा है a इक्वल्स टू 5, नेक्स्ट लिखा है a इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 5 और फिर हमने कहीं ना कहीं लिख दिया है 5 इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास 5। तो इनमें से क्या हो जाएगा? a इक्वल्स टू 5 का मीन्स है a की वैल्यू 5 है, a इक्वल्स टू 5 का मीन्स है कि हम a की वैल्यू चेक कर रहे हैं क्या 5 ही है, और यहाँ हम चेक कर रहे हैं कि a की वैल्यू वो जो 5 है क्या इन्वर्टेड कॉमा 5 के बराबर है। यहाँ पे दिया गया है नंबर और यहाँ पे दिया गया है स्ट्रिंग, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए फॉल्स। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रिपल इक्वल का यूज़ किया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द डेटा बाइंडिंग इन एंगुलर जेएस? एंगुलर जेएस में डेटा बाइंडिंग क्या होता है? डेटाबेस कनेक्ट करना, मॉडल और दृश्य के बीच डेटा को समकालीन बनाना, सर्वर को डेटा भेजना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कनेक्टिंग ए डेटाबेस, सिंक्रोनाइजिंग डेटा बिटवीन मॉडल एंड व्यू, तो इसको हम कहते हैं डेटा बाइंडिंग। तो ऑप्शन कौन सा सही था? वी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, विच एंगुलर जेएस डायरेक्टिव इज यूज फॉर फॉर्म इनपुट? तो डायरेक्टिव हम फॉर्म इनपुट में कौन सा यूज़ करेंगे? तो ng क्लिक, ng मॉडल, ng रिपीट, ng शो। तो डायरेक्टिव हम यूज़ करेंगे ng मॉडल फॉर्म में। किसके लिए? इनपुट करने के लिए। इनपुट करने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं एज ए आईडी या एज ए नेम ng मॉडल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21, विच फाइल फॉर्मेट कॉमनली यूज फॉर हाई क्वालिटी इमेजेस? तो हाई क्वालिटी इमेजेस इनमें से कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन इज जेपीजी, सेकेंड ऑप्शन इज जीआईएफ, थर्ड ऑप्शन इज पीएनजी, फोर्थ ऑप्शन इज टिफ। तो करेक्ट ऑप्शन इज टिफ। टिफ कंफ्यूज मत होइए, आप शॉक मत होइए, क्योंकि ये टिफ जो फाइल फॉर्मेट होता है हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वेक्टर ग्राफिक्स में। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन इज हो जाएगा आपका टिफ। और टिफ किस कैटेगरी में आता है? हाई क्वालिटी इमेजेस। इसको हम एक और क्वालिटी दे देते हैं, लॉस लेस क्वालिटी। कौन सी आ जाएगा? लॉस लेस इमेजेस। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22, विच फीचर इज यूनिक टू सबलाइम टेक्स्ट एडिटर? तो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में यूनिक ऑप्शन कौन सा है? तो हमें क्या बताना है? फीचर इज यूनिक टू सबलाइम, मल्टी एडिट, बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग, फाइल इंक्रिप्शन, प्रिंट प्रीव्यू। तो ये आपका ऑप्शन इज मल्टी एडिटिंग सबलाइम में नया ऑप्शन है और यूनिक एक्शन है, यूनिक ऑप्शन है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं, अगर हमें मल्टी एडिटिंग यूज़ करना है तो हम यूज़ कर लेते हैं कंट्रोल क्लिक, जिसकी सहायता से हम एक जगह पे, दूसरी जगह पे एंड थर्ड लाइन में भी अगर कर्सर लेना चाहे, यहाँ पे टाइप करना चाहे तो फर्स्ट लाइन में भी टाइप हो जाएगा, थर्ड में भी टाइप हो जाएगा। और तो ये ऑटोमेटिक ऑल जितने भी प्लेसेस पे हम कर्सर लेकर जाएंगे उतनी जगह पे टाइप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच एडिटर अलाउज फॉर प्लगइन सपोर्ट? तो प्लगइन सपोर्ट किस में सपोर्ट दिया जाता है? तो इसके लिए ऑप्शन हम देखेंगे नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम टेक्स्ट, बोथ नोटपैड प्लस प्लस एंड सबलाइम टेक्स्ट। तो प्लगइन्स का ऑप्शन कहीं ना कहीं हमें दोनों टेक्स्ट एडिटर में मिल जाता है, जिससे हम कई सारे ऑप्शंस को ऐड कर सकते हैं, नए नए ऑप्शंस को। तो इसी को बोला जाता है प्लगइन्स। क्वेश्चन नंबर 24, विच फीचर अलाउज टू स्प्लिट द एडिटिंग विंडो इन सबलाइम टेक्स्ट एडिटर? हमें कई सारी विंडोज़ ओपन करनी है
और इसको बोला जाता है स्प्लिट विंडोज़, जिसे हम इधर टाइप करना चाहें HTML, इधर टाइप करना चाहें CSS, इधर टाइप करना चाहें JS। उसके लिए ओपन करने के लिए हम यूज़ करेंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन? तो मल्टीपल सिलेक्शन, विंडोज़ स्प्लिटिंग, कोड फोल्डिंग, स्निप्स। तो इसके लिए ऑप्शन मिलेगा आपको विंडोज़ स्प्लिटिंग। What does Notepad++ use to manage multiple files? तो मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करने के लिए, मल्टीपल फाइल्स देखने के लिए या ओपन करने के लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे? टैब्स, विंडोज़, पैनल्स, फ्रेम्स। तो ये ऑप्शन मिलता है आपका टैब्स। टैब में होता क्या है, आपकी कई सारी फाइलें हम एक ही बार में ओपन कर सकते हैं और वो हमें उनके नाम किस रूप में दिखाई देते हैं? टैब्स में। तो ये हमें बात की जा रही थी Notepad++ की। सच है, पहली फाइल हमने यहाँ ओपन कर ली, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है। अगर हमें थर्ड पे वर्क करना है तो थर्ड वाले टैब पे क्लिक करिए और थर्ड वाले फाइल पे आप वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ फाइंड एंड रिप्लेस फीचर? तो फाइंड एंड रिप्लेस फीचर का क्या यूज़ होता है, देखेंगे हम एक बार। एडिंग न्यू फाइल्स, सर्चिंग एंड मॉडिफाइंग टेक्स्ट, कन्वर्टिंग फाइल फॉर्मेट्स, सेविंग फाइल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्चिंग एंड मॉडिफाइंग टेक्स्ट। उसके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? ऑप्शन फाइंड एंड रिप्लेस। क्वेश्चन नंबर 27। सबलाइम टेक्स्ट इज ऑफन प्रेफर्ड फॉर विच टाइप ऑफ कोडिंग? तो हम सबलाइम का किस लिए यूज़ करते हैं और किस लिए सबलाइम टेक्स्ट एडिटर किस प्रकार की कोडिंग के लिए प्राय पसंद किया जाता है? सबसे ज़्यादा हम किस लिए यूज़ करते हैं सबलाइम को? बेसिक HTML के लिए, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, ग्राफिक डिज़ाइन के लिए, डेटा एंट्री के लिए। तो हम इसका यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोड करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सजेशंस मिलने चाहिए, ऑटो इंडेंटेशन मिलना चाहिए, जिससे हम जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा अपना कोड टाइप कर सकें। क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग एडिटर इज़ नोन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी एंड ईजी ऑफ यूज़? तो इजी ऑफ यूज़ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा संपादन अपनी सरलता और उपयोग में आसानी के लिए जाना जाता है? तो सरलता और आसानी के लिए सबसे ज़्यादा इनमें से हम कौन सा यूज़ करते हैं? तो Notepad++, सबलाइम टेक्स्ट, ऑल ऑफ देम। तो इनमें से हो जाएगा सरलता के लिए इजी, बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, जिसमें हमें सिर्फ लिखना पड़ता है। सच एज हम लिखते हैं HTML, देन आप टैब की प्रेस कर दीजिए, एक कमांड पैलेट ओपन हो जाएगा जिसमें हमें कई सारे HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग अपने आप से टाइप होकर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29। विच एडिटर हैज़ गो टू एनीथिंग फीचर? गो टू एनीथिंग फीचर हमें किस टेक्स्ट एडिटर में मिल जाएगा? Notepad++, सबलाइम टेक्स्ट, ऑल ऑफ देम। तो ये हमें मिलता है सबलाइम में। और सबलाइम में किस मेन्यू में मिलेगा? तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा गो टू मेन्यू में। कहाँ जाना पड़ेगा? गो टू मेन्यू में। और गो टू मेन्यू में ये गो टू एनीथिंग होता क्या है? आपको कोई भी वर्ड, कोई भी फाइल आपको डायरेक्टली किसी भी फोल्डर में फाइंड करना है, कुछ भी, एनीथिंग, सिंबल या फिर कोई भी टेक्स्ट, आपको बार बार वो फाइल ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ भी फाइंड करना हो, आप किससे फाइंड करिए? फाइंड कमांड से ना रिलेटेड आप डायरेक्टली यूज़ कर दीजिए गो टू एनीथिंग। हम डायरेक्टली उसी ऑब्जेक्ट के पास, उसी वर्ड के पास डायरेक्टली मूव कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग एडिटर इज ओपन सोर्स? इनमें से ओपन सोर्स की कैटेगरी में कौन सा आता है ऐसा कोड जो ओपन है और फ्री भी है कि हम उसको एडिट भी कर सकेंगे? तो Notepad++, सबलाइम टेक्स्ट, नन ऑफ देम। तो इनमें से हो जाएगा Notepad++। ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये विंडोज़ के साथ में आ जाता है, तो कहीं ना कहीं ये परचेज ही है। नेक्स्ट आपका सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को भी हमें परचेज करना पड़ता है, तो Notepad++ हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं उसको डाउनलोड करने के बाद। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30। विच एडिटर रिक्वायर्स ए लाइसेंस आफ्टर सर्टेन यूजेस? देखो अभी हमने क्वेश्चन पीछे पढ़ा है, अगर हमें
लाइसेंस के लिए कहीं ना कहीं हम यूज़ करते रहते हैं, कुछ दिनों के बाद हमसे लाइसेंस की बात करता है, तो ऐसा कौन सा टेक्स्ट एडिटर है? नोटपैड फ्रीली हो जाता है कहीं ना कहीं विंडोज़ को परचेज करने के बाद। नोटपैड प्लस प्लस ये तो फ्री ही आता है, आप फ्री यूज़ कर सकते हैं। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर एक ऐसा टेक्स्ट एडिटर है जो किस कैटेगरी में आता है? पेड टेक्स्ट एडिटर की कैटेगरी में। तो इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? पेड टेक्स्ट एडिटर की कैटेगरी। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 32। विच फीचर अलाउज नोटपैड प्लस प्लस टू रन स्क्रिप्ट्स? तो स्क्रिप्ट को रन कराने के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज़ करना पड़ता है? प्लगइन्स, सिंटैक्स हाईलाइट, प्रिंट प्रीव्यू, लाइन नंबर्स। तो प्लगइन्स का यूज़ कर सकते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा, और जल्दी से जल्दी किसी भी कोड को रन कराना है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं प्लगइन्स। इन सबलाइम टेक्स्ट विच कमांड इज यूज फॉर इंस्टेंट प्रोजेक्ट स्विचिंग? अगर हमारे पास कई सारे प्रोजेक्ट्स हमने बना लिए हैं, सच एज हमने बनाया है वेब डिज़ाइनिंग का, सच एज हमने बनाया है सी लैंग्वेज का, तो हमें जल्दी से जल्दी किसी भी प्रोजेक्ट में स्विच करना है तो उसके लिए कौन सी कमांड होगी? कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी सो कमांड पैलेट, कंट्रोल के, देन कंट्रोल बी टॉगल साइड बार, कंट्रोल ऑल्ट प्लस पी स्विच प्रोजेक्ट, कंट्रोल पी गो टू एनीथिंग। तो इसके लिए आंसर है आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट। कंट्रोल ऑल्ट प्लस पी हम किस लिए यूज़ करेंगे? जल्दी से जल्दी किसी भी प्रोजेक्ट में मूव करने के लिए। अब आ जाता है ये सभी जितने भी शॉर्टकट कीज लिखी है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कमांड पैलेट के लिए कौन सी होगी? कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, देन कंट्रोल के, कंट्रोल बी किस लिए होगा? टॉगल साइड बार। नेट गो टू कमांड के लिए कौन सी, गो टू एनीथिंग के लिए कौन सी शॉर्टकट की हो जाएगी? सबलाइम में, तो सबलाइम में हो जाएगा कंट्रोल प्लस पी। क्वेश्चन नंबर 34, नोटपैड प्लस प्लस इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो नोटपैड प्लस प्लस किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता से बना है? और तो इसको हम जानेंगे जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, रूबी। तो ये किसकी सहायता से बनाया गया है? तो सी प्लस प्लस की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 35, विच एडिटर प्रोवाइड्स ए डिस्ट्रैक्शन फ्री राइटिंग मोड? तो डिस्ट्रैक्शन फ्री राइटिंग मोड के लिए हम इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे? तो नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, ऑल ऑफ देम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। विच एडिटर अलाउज अनडूइंग मल्टीपल एक्शंस? तो अनडूइंग मल्टीपल एक्शंस, तो अंडो हमें कई सारी करने हैं, तो इसके लिए क्या हम नोटपैड में कर सकते हैं कई बार अंडो? नहीं, अंडो तो ऑप्शन होता ही नहीं है नोटपैड में। नोटपैड प्लस प्लस में कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो बोथ नोटपैड प्लस प्लस एंड सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर, अभी हमने 36 किया था, अब आता है मेरे सामने क्वेश्चन नंबर 37। विच एडिटिंग टूल इज़ प्रेफर्ड फॉर वेब डेवलपमेंट? तो वेब डेवलपमेंट के लिए हम इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे? तो आपके सामने नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम, और फिर आता है आपका नोटपैड प्लस प्लस एंड सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट। इन सबलाइम टेक्स्ट व्हाट डज द कमांड पैलेट? कमांड पैलेट क्या होता है? अभी हम लास्ट टाइम कहीं ना कहीं पहले पढ़ चुके हैं। ओपन ए न्यू प्रोजेक्ट प्रोवाइडिंग क्विक एक्सेस टू कमांड्स, रिप्लेस टेक्स्ट, क्लोज द प्रोग्राम। तो हमें कई सारी नई कमांड्स क्रिएट करनी है या कई सारी कमांड्स को एक्सेस करना है जल्दी से जल्दी, तो इसके लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं? कमांड पैलेट का यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट डज द टर्म रेजोल्यूशन रेफर्स टू फोटो एडिटिंग? तो फोटो एडिटिंग में ये रेजोल्यूशन क्या होता है? द साइज ऑफ द फोटो? नहीं। द क्वालिटी ऑफ द फोटो? यस। द कलर ऑफ द फोटो? नहीं। द फॉर्मेट ऑफ द फोटो? नहीं। तो ऑप्शन इज वी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर फ्री फोटो एडिटिंग टूल? तो इनमें से फ्री फोटो एडिटिंग टूल कौन सा है? एडोब लाइटरूम परचेज करना पड़ता है, GIMP यही है आपका फ्री, कोरल ड्रॉ भी परचेज करना, पेंट सॉफ्ट प्रो ये भी परचेज करना पड़ेगा। तो कौन सा फ्री था आपका? GIMP। फोटो एडिटिंग में हम यूज़ भी करते हैं।
विच फॉर्मेट इज बेस्ट फॉर हाई क्वालिटी इमेजेस। अब इनमें से हाई क्वालिटी इमेजेस कौन सा है? जेपीईजी, पीए, सबके दिमाग में यही याद होगा कहीं ना कहीं, जेपीईजी। तो जेपीईजी इज इनकरेक्ट, करेक्ट इज बीएमपी। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 42, विच टूल वुड यू यूज टू रिमूव ब्लेमिसेस, ब्लेमिसेस और इनको रिमूव करना है, भद्दे या धब्बे, फ्रॉम एंड इमेजेस। तो भद्दे पे धब्बे को हम कैसे हटा पाएंगे? ब्रश टूल, क्लॉन स्टैम्प टूल। तो कहीं ना कहीं हम क्लॉन स्टैम्प टूल की सहायता से किसी भी अच्छे प्लेस को उस जगह पे रख देंगे, तो कहीं ना कहीं वो धब्बे हट जाएंगे। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 43, विच फीचर इज यूज फॉर ऑटोमेटिक कलर कनेक्शन। तो ऑटोमेटिक कलर कनेक्शन के लिए हम करेक्शन के लिए कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? लेबल्स, कर्व्स, ऑटो कलर्स, ब्राइटनेस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑटो कलर्स। व्हाट डज डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन कहीं ना कहीं हम इसको समझें, अगर इसको बोला जाए डिस्टॉर्ट, तो रेफर्स टू इन फोटो एडिटिंग कलर चेंजेस, कलर चेंजेस होता है नहीं, शेप अल्ट्रेशन, हाँ हम अपने शेप में आकार, शेप की आकार में चेंज करना चाहें तो उसके लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 45, विच टूल इज यूज फॉर ड्राइंग शेप्स। हमें अगर शेप बनानी है तो उसके लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन मिलेगा? पॉलीगोलन। ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पॉलीगोलन लाशो टूल नहीं है, सिर्फ लिखा है पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन बनाने के लिए हम, एक पॉलीगॉन क्या है? एक शेप ही है। सिलेक्शन टूल, इरेज टूल, पेंट ब्रश टूल, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। वॉट इज मास्क इन फोटो एडिटिंग। तो ये फोटो एडिटिंग में मास्क क्या होता है? ए वे टू हाइड पार्ट ऑफ एन लेयर, ए टाइप ऑफ फाइल, ए कलर ऑफ फोटो, ए फाइल फॉर्मेट। तो अगर हमें किसी भी पार्ट को हाइड करना है तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? मास्क लेयर। जब भी हम मास्क लेयर बना देते हैं, अगर हम यूज़ करते हैं ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर का मीन्स हो जाएगा ये है आपका इनविजिबल। अगर हम किसी भी प्लेस पे कर देंगे ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर का मतलब वो लेयर से, लेयर का पार्ट इनविजिबल दिखाई नहीं देगा। और नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं, अगर ब्रश में हमने ले रखा है वाइट, तो वाइट का मीन्स क्या हो जाएगा? विजुअल। उस पार्ट को हम विजुअल करा सकते हैं। एक और हम कलर यूज़ कर लेते हैं मोस्टली ग्रे कलर। तो ग्रे कलर से हम किसी भी प्लेस को हम क्या बना सकेंगे? ट्रांसपेरेंट बना सकेंगे। ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ग्रे कलर। तो इसमें ऑप्शन हो गया आपका हाइड पार्ट ऑफ ए लेयर। क्वेश्चन नंबर 47, विच फाइल फॉर्मेट सपोर्ट्स ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड किस में सपोर्ट किया जाता है? अगर हम कहीं से भी कॉपी करते हैं किसी भी इमेज में, तो उस ऑब्जेक्ट में कहीं ना कहीं उसका बैकग्राउंड भी आ जाता है। तो ऐसे कौन सा इमेज का टाइप है जिसमें बैकग्राउंड ना आए? तो जेपीजी, पीएनजी, बीएमपी, टिफ। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा पीएनजी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। और इसका आंसर है आपका इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। क्या हो जाएगा? टेक्स्ट इमेज फाइल फॉर्मेट। नेक्स्ट है आपका बिट मैप पिक्चर। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? बिट मैप पिक्चर। नेक्स्ट है आपका पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। फिर आपकी एक और थी, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो इसको हम कहेंगे जेपीईजी। तो ये इसका आंसर था आपका पीएनजी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, जिसमें बैकग्राउंड नहीं आता है, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट आता है। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ग्रेडियंट टूल। ये ग्रेडियंट टूल क्या होता है? ये ग्रेडियंट टूल का हम किस लिए यूज करेंगे? टू एड ए मोनोटोन, मोनोटोन है नहीं, टू क्रिएशन बिटवीन कलर्स, यस। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, कई सारे कलर्स हम इसमें बना सकेंगे।
क्वेश्चन नंबर 49, विच डायरेक्टिव इज यूज टू क्रिएट टू वे डेटा बाइंडिंग इन एंगुलर जीएस। तो एंगुलर जीएस में टू वे डेटा बाइंडिंग के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, तो एनजीडीएस मॉडल, एनजीडीएस बाइंड, एनजीडीएस रिपीट, एनजीडीएस कंट्रोलर। तो हम यूज़ करते हैं टू वे डेटा बाइंडिंग में यूज़ करते हैं एनजीडीएस मॉडल का। तो और वन वे डेटा बाइंडिंग में किसका आ जाता है, तो ये आता है आपका वन वे डेटा बाइंडिंग में आ जाता है। What is the purpose of $scope in AngularJS? To define global variables, to pass data between controller and view, to create a new models, to perform HTTP request। तो इसका आंसर हो जाएगा सही, टू पास डेटा बिटवीन कंट्रोलर एंड व्यू। और व्यू की जगह कहीं ना कहीं हम HTML को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इसको भी बोला जाता है व्यू। क्वेश्चन नंबर 51, हाउ डू यू डिफाइन ए कंट्रोलर। कंट्रोलर को डिफाइन करने के लिए एंगुलर जीएस में हम क्या यूज़ करते हैं, तो कंट्रोलर का मीन्स हम मान सकते हैं जैसे हमने यूज़ किए थे जीएस में फंक्शन, क्या बनाए थे, जीएस में फंक्शन बनाए थे। ऐसे ही अगर हमें एंगुलर जीएस में फंक्शन बनाने हैं तो उसके लिए हम इनको जानते हैं कंट्रोलर के नाम से। तो कंट्रोलर को हम कैसे क्रिएट कर पाएंगे, ऐप डॉट कंट्रोलर, कंट्रोलर नेम कॉमा फंक्शन कॉमा और ब्रैकेट्स में डॉलर स्कोप ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है आपका ऐप डॉट मॉड्यूल, कंट्रोलर नेम कॉमा फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शन हमें इस तरीके से नहीं लिखना पड़ेगा। ऐप डॉट डायरेक्टिव, ऐप डॉट, यह भी गलत था यहाँ पे, और ऐप डॉट डायरेक्टिव नहीं यूज़ करना पड़ेगा। कंट्रोलर फंक्शन हमें ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका इसमें हमें फंक्शन को हम यूज़ करते हैं और यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मॉड्यूल लिखा था, डायरेक्टिव लिखा था, वो हम नहीं यूज़ करेंगे। ऐप डॉट सर्विस, तो सर्विस का हम यूज़ नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो ये ऐप क्या है, आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा सर ये एनजीडीएस ऐप है, तो एनजीडीएस ऐप नहीं है, ये है हमारा कोई भी एक टेम्पररी वेरिएबल। तो हमने लिखा है ए ऐप डॉट कंट्रोलर और कंट्रोलर का नेम मीन्स फंक्शन का नेम, फिर हमें लिखना पड़ता है फंक्शन, इसमें एक पैरामीटर पास करना पड़ता है डॉलर इसको, और फिर हमने करली ब्रैकेट्स लगाते हैं। हम कहीं ना कहीं फंक्शन जेएस में भी करली ब्रैकेट्स लगाते थे, इसी के अंदर हम अपने स्टेटमेंट्स लिख दिया करेंगे। तो इसका आंसर था क्वेश्चन नंबर 51 का ए आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू डिफाइन ए एंगुलर जेएस मॉड्यूल। तो एंगुलर जेएस मॉड्यूल को डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो वेयर ऐप एंगुलर डॉट मॉड्यूल माई ऐप कॉमा डिपेंडेंसी ब्रैकेट क्लोज, वेयर ऐप इज इक्वल्स टू ए एन जी गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका वेयर ऐप इज इक्वल्स टू एंगुलर क्रिएट, नहीं एंगुलर क्रिएट गलत है। वेयर ऐप इज इक्वल्स टू एंगुलर न्यू मॉड्यूल, कुछ नहीं लिखना पड़ेगा आपको। तो इनमें से ऑप्शन इज करेक्ट, वेयर ऐप इज इक्वल्स टू एंगुलर डॉट मॉड्यूल माई ऐप, यही है हमारे एप्लीकेशन का नेम। कहीं ना कहीं हम पहले यूज़ करते थे एनजीडीएस ऐप, आपने देखो को मोस्टली प्रोग्राम्स में एनजीडीएस ऐप की वैल्यू आप कुछ भी नहीं लिख पाते थे, लेकिन अब हम एंगुलर जेएस एप्लीकेशंस की वैल्यू लिख पाएंगे। तो एंगुलर जेएस एनजीडीएस ऐप की वैल्यू अब से हमारी हो क्या जाएगी, तो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है हमारा एप्लीकेशन किस नाम से, माई ऐप के नाम से। तो अब हम किसी भी डायरेक्टिव को एनजीडीएस ऐप की वैल्यू में माई ऐप लिख पाया करेंगे, या फिर कोई भी नाम आप लिख सकते हैं जिस नाम से भी आपने मॉड्यूल क्रिएट किया हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज द रोल ऑफ सर्विसेज। तो सर्विसेज का रोल क्या होता है, टू क्रिएट व्यूज, टू डिफाइन रूट्स, और नेक्स्ट है आपके पास टू शेयर डेटा एंड फंक्शनलिटी अक्रॉस कंपोनेंट्स, टू हैंडल यूजर्स इनपुट। तो सर्विसेज का हम यूज़ करते हैं टू शेयर डेटा एंड फंक्शनलिटी अक्रॉस कंपोनेंट्स। व्हाट मेथड इज यूज टू परफॉर्म HTTP रिक्वेस्ट इन एंगुलर जेएस। HTTP में रिक्वेस्ट करने के लिए हम किस मेथड का यूज़ करते हैं, तो HTTP डॉट गेट, डॉलर रिक्वेस्ट डॉट गेट, एजेक्स डॉट गेट,
फैच डॉट गेट, तो हम यूज़ करते हैं एस टी पी डॉट गेट फंक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनबिल्ट फिल्टर। तो पहले से फिल्टर कौन सा है इनमें से, तो करेंसी, डेसिमल, रैंडम, फॉर्मेट। तो करेंसी फिल्टर होता है पहले से, हम यूज़ करते हैं करेंसी फिल्टर। और भी कई सारे फिल्टर्स होते हैं जिनमें से आपने नाम सुने होंगे, नंबर फिल्टर, और नंबर फिल्टर के बाद आपने नाम सुना होगा करेंसी, करेंसी के बाद आता है आपका डेट फिल्टर, और डेट के बाद आता है हम कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं जेसन, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। फिर आता है एक आपका नाम फिल्टर, और फिल्टर के साथ साथ हम यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं ऑर्डर बाई, तो ऑर्डर बाई का भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर है आपके सामने लिमिट टू, तो हम लिमिट टू ऑफ फिल्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी फिल्टर्स हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। एक और हमने कहीं ना कहीं पढ़े हैं लोअर केस और अपर केस। तो ऐसे कुछ हमारे फिल्टर्स होते हैं जिनसे हम अच्छे से अपने ओरिजिनल डेटा में कुछ भी चेंजेस नहीं करना चाह रहे और फिर भी अपने डेटा को फिल्टराइज करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमारे सामने आते हैं फिल्टर्स। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट डज द एनजीडीएस ऐप। तो एनजीडीएस ऐप डायरेक्टिव का क्या यूज़ होता है, टू ऐड क्लासेस टू एन एलिमेंट, इट कंडीशनली इंक्लूड्स और एक्सक्लूड एन एलिमेंट इन द डॉम। तो कंडीशन का नाम आ गया तो कहीं ना कहीं इफ से रिलेटेड है। इट रिपीट्स एन एलिमेंट्स, नहीं ये लूप थोड़ी ना है। इट हैंडल्स यूजर ईमेल इवेंट्स, नहीं, तो ऑप्शन वी इज करेक्ट। इट कंडीशनली इंक्लूड्स और एक्सक्लूड्स एन एलिमेंट इन द डॉम। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एनजीडीएस बाइंड। तो एनजीडीएस बाइंड क्या होता है और एनजीडीएस बाइंड का हम किस लिए यूज करते हैं, टू क्रिएट एन इनपुट फील्ड, टू बाइंड डेटा टू प्रॉपर्टी ऑफ एन एचटीएमएल एलिमेंट, टू क्रिएट ए न्यू मॉड्यूल, टू हैंडल इवेंट्स। तो हम इसका किस लिए यूज करेंगे, बाइंडिंग करने के लिए, एक डेटा को दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए हम यूज करते हैं एनजीडीएस बाइंड का। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 58, विच एंगुलर जेएस मॉड्यूल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर HTTP रिक्वेस्ट। तो HTTP रिक्वेस्ट के लिए कौन सा मॉड्यूल हम यूज़ करते हैं, तो एनजीडीएस राउट, एनजीडीएस एनिमेट, एनजीडीएस रिसोर्स, एनजीडीएस कुकीज़। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा एनजीडीएस राउट्स। क्वेश्चन नंबर 59, तो क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे हम, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट राउटिंग फीचर इन एंगुलर जेएस। तो डिफ़ॉल्ट राउटिंग फीचर्स कौन सा होता है, तो इसमें से है आपका एनजीडीएस राउट, एनजीडीएस राउटर, एनजीडीएस नेविगेशन, एनजीडीएस पाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा एनजीडीएस राउट। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट डज द डॉलर वॉच कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड होगा, मेथड डू इन एंगुलर जेएस। इट आउटपुट्स डेटा टू द कंसोल, इट ऑब्जर्व्स चेंजेस टू ए मॉड्यूल एंड एग्जीक्यूट ए फंक्शन। तो ऑब्जर्व्स की बात की जा रही है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका डॉलर वॉच। इट इनिशियलाइजेस डेटा, इट लॉग्स HTTP रिक्वेस्ट। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 61, विच बिल्ट इन सर्विस कैन बी यूज फॉर फॉर्म डेटा वैलिडेशन। तो फॉर्म डेटा वैलिडेशन में हम किस स्टेट का यूज़ करते हैं, तो उसके लिए ऑप्शन है आपके सामने डॉलर वैलिडेशन, डॉलर फॉर्म, डॉलर वैलिड, डॉलर स्कोप। तो इसका हम यूज़ करते हैं डॉलर वैलिड का यूज़ करते हैं इनपुट स्टेट या फिर फॉर्म वैलिडेशन में। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ फैक्ट्री इन एंगुलर जेएस। तो एंगुलर जेएस में फैक्ट्रीज क्या होता है, टू क्रिएट HTML एलिमेंट्स, नहीं, टू डिफाइन ए मॉड्यूल, नहीं, टू क्रिएट रीयूजेबल components, to create reusable components or services, to handle events। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए कंपोनेंट्स इन एंगुलर जेएस। एंगुलर जेएस में कंपोनेंट्स कौन सा है एंगुलर जेएस का, तो कंट्रोलर है, मॉड्यूल है, टेम्पलेट है, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। ये सभी कंपोनेंट्स किससे रिलेटेड आपके एंगुलर जेएस से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64,
व्हाट डज एन ए एन, तो एन ए एन एक एरर है और कहीं ना कहीं इसका आंसर होता क्या है, तो नॉट ए नंबर, नो अमाउंट, नॉट एन ऑब्जेक्ट, नॉट ए नेम। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट ए नंबर। कहीं ना कहीं हम इनपुट करने के लिए बोल रहे हैं और हम इनपुट भी नहीं कर रहे हैं और कैलकुलेशन हमने यूज़ भी की है, तो उसके लिए आंसर आता है एक एन ए एन। तो एन ए एन की फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी नॉट ए नंबर। तो कौन सी फुल फॉर्म हो जाएगी, नॉट ए नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। नॉट की बात की जा रही है, इसको हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। नॉट कन्वर्ट ए स्ट्रिंग टू ए नंबर, तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका हम स्ट्रिंग से नंबर के लिए यूज़ नहीं करते हैं। तो हम ऑप्शन है आपके सामने, टू नंबर, पारसेंट, कन्वर्ट, नंबर। तो टू नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं, कन्वर्ट पारसेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन यूज़ नहीं करेंगे, ये कन्वर्ट ऑप्शन हम किसके लिए यूज़ नहीं करेंगे, कन्वर्ट ए स्ट्रिंग टू ए नंबर। तो अगर इनमें से हमसे बोला जाता है कि किसी भी स्ट्रिंग को नंबर में चेंज करना है, तो हम कौन कौन से फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, टू नंबर का यूज़ कर सकते हैं, पारसेंट का यूज़ कर सकते हैं, नंबर का यूज़ कर सकते हैं। तो किस मेथड का यूज़ नहीं करेंगे, तो कन्वर्ट का हम यूज़ नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, कंसोल डॉट लॉग डॉट टाइप ऑफ नल। तो हमें नल का आंसर बताना है कि नल किस टाइप का डेटा टाइप है, ऑब्जेक्ट, नल, अनडिफाइंड, नंबर। तो इसको इंक्लूड किया जाता है ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में। जब भी हम टाइप ऑफ फाइंड करते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट विल बी कंसोल डॉट लॉग डॉट 1.1 प्लस 0.2 इज इक्वल्स टू 0.3। तो कहीं ना कहीं इसमें इंक्लूड किया जाएगा, हम इस तरीके से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम और इसे बोल भी रहे हैं इक्वल्स टू 3 टाइम्स इक्वल है। तो इसके लिए ये डेटा टाइप डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 0.1 प्लस 0.2 इज इक्वल्स टू 0.3। तो इसको हम कहीं ना कहीं डेसिमल में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ये आंसर हो जाएगा फॉल्स। विच फंक्शन इज यूज टू पार्स ए स्ट्रिंग एज ए जेसन। तो जेसन में हमें स्ट्रिंग पास करानी है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जेसन पार्स, पार्स जेसन, जेसन स्ट्रिंग, पार्स स्ट्रिंग। तो जेसन स्ट्रिंग में हमें स्ट्रिंग पास कराने के लिए हम यूज़ करते हैं जेसन पार्स। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ 2 + 2 और 2 ध्यान रखिएगा, ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है और ये विदाउट इन्वर्टेड कॉमा लिखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4, 2 + 2 2, 4 एंड 2। तो आंसर हो जाएगा 2। और यहाँ पे ये प्लस किसका वर्क करेगा, तो प्लस वर्क करेगा आपका एडिशन, सॉरी सेपरेटर का। तो आंसर हो जाएगा 2 एंड 2, ऐड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 70, तो क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, विच कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। अगर हमें जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हम किस कीवर्ड का यूज़ करेंगे, क्या ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं अगर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, लेट का यूज़ करते हैं, या न्यू का यूज़ करते हैं, या क्लास का यूज़ करते हैं। तो हम यूज़ करते हैं न्यू का। सच ऐसा हम बनाते हैं, वेयर ए इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के अंदर हमने लिख रखा है ऑन वेब। तो कहीं ना कहीं हमने किस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया है, ये हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया है स्ट्रिंग के टाइप। तो इसके लिए कौन सा कीवर्ड यूज़ किया, न्यू। न्यू हमें स्मॉल लेटर्स में लिखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 71, विच फंक्शन एड्स एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ एन एरे। अगर हमें किसी भी एरे में लास्ट में एक एलिमेंट ऐड करना है तो उसके लिए हम किस फंक्शन का यूज़ करेंगे, पुश, ऐड, अपेंड, इंसर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा पुश। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज द विंडो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट इन जावास्क्रिप्ट। तो विंडो ऑब्जेक्ट हम किस लिए यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में, द HTML डॉक्यूमेंट्स के लिए, द ब्राउज़र के लिए, द सर्वर के लिए, द CSS के लिए। तो हम यूज़ करते हैं ब्राउज़र के लिए। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड एरे डिक्लेरेशन इन जावास्क्रिप्ट।
जावा स्क्रिप्ट में अगर हमें एरे डिक्लेयर करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? तो ऑप्शन है ए, वेर ए डबल आर इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स, वेर ए डबल आर इज इक्वल्स टू विग ब्रैकेट्स जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स भी कहते हैं, वेर ए डबल आर इज इक्वल्स टू, ये ए डबल आर क्या है? ये एक वेरिएबल है, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया पैरेंथेसिस, वेर इज ए डबल आर इज इक्वल्स टू एंगुलर ब्रैकेट। तो अगर हमें क्रिएट करना है एरे उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है स्क्वायर ब्रैकेट या फिर हम जिसको कहते हैं विग ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर 74, हाउ डू यू इंक्लूड w3.css इन योर HTML फाइल? तो HTML फाइल में अगर हम w3 को ऐड करना चाहें तो उसके लिए कौन सा टैग यूज़ करेंगे? यूजिंग द लिंक टैग, यूजिंग द स्क्रिप्ट टैग, यूजिंग द स्टाइल टैग, यूजिंग द इंपोर्ट टैग। तो ये हम यूज़ करते हैं लिंक टैग की सहायता से, हम उसमें लिंक करा देते हैं और कहीं ना कहीं हमने ये सिंटेक्स भी पढ़ा है, लिंक आर ई एल का मीन्स है रिलेटिव, और वहाँ हम लिख देते हैं स्टाइल सीट, और स्टाइल सीट के बाद हम लिखते हैं HREF, और HREF में हम लिख देते हैं अपनी w3 का फाइल, w3 का एड्रेस। तो इस तरीके से हम अपनी जावा w3 को लिंक करा सकते हैं HTML में। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट कलर ऑफ द w3 बटन? तो w3 बटन का डिफ़ॉल्ट कलर कौन सा होगा? रेड, ब्लू, ग्रीन एंड ग्रे। तो ये होता है आपका ग्रे, फिर हम जैसे ही होवर करेंगे तो वहाँ पे रेड कलर हो जाता है या और दूसरा भी कलर यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग w3? हम w3 का क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या फ़ायदा है इससे? कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन बनाते हैं क्या? नहीं। इजी ऑफ यूज़, हैवी लोडिंग, लिमिटेड फीचर्स? नहीं, हम यूज़ करते हैं इजी ऑफ यूज़। ये प्राइमरी फीचर है या फिर प्राइमरी एडवांटेजेस है, बहुत ज़्यादा इजी होता है। विच क्लास कैन बी यूज टू ऐड ए टॉप मार्जिन इन w3? अगर हमें टॉप मार्जिन ऐड करना है w3 में तो हम कौन सा क्लास यूज़ करेंगे? w3 डैश मार्जिन डैश टॉप, मार्जिन डैश टॉप, w3 डैश टॉप डैश मार्जिन, टॉप डैश मार्जिन। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा w3 डैश मार्जिन डैश टॉप क्लास का हम यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ w3 डैश हाई डैश स्मॉल क्लास? तो w3 डैश हाई डैश स्मॉल का हम किस लिए यूज़ करेंगे? टू हाइड ऑन स्मॉल स्क्रीन, टू हाइड ऑन स्मॉल, टू शो ऑन स्मॉल स्क्रीन्स, टू ऐड कलर, टू ऐड पैडिंग। तो अगर हम स्मॉल स्क्रीन को, अपनी स्क्रीन को छोटा करते हैं तो किसी भी एलिमेंट को हम शो कराने के लिए w3 डैश हाई डैश स्मॉल क्लास का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज़ द सिंटैक्स टू क्रिएट ग्रिड इन ए रो? अगर हमें रो में ग्रिड बनानी है रो की सहायता से तो उसके लिए कौन सा क्लास होगा? डिव क्लास इक्वल्स टू w3 डैश रो, डिव क्लास इक्वल्स टू रो, w3 डैश डिव क्लास इक्वल्स टू w3 डैश कॉल, w3 डैश डिव क्लास इज इक्वल्स टू w3 डैश ग्रिड। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा w3 डैश रो क्लास का हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट प्रॉपर्टी डू यू यूज टू इंक्रीज द स्पेसिंग बिटवीन आइटम्स इन w3.css? अगर हमें w3 में स्पेस इंक्रीज करना है आइटम्स के बीच में, तो आइटम्स के बीच में स्पेस क्रिएट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? और आइटम्स की बात की जा रही है तो पैडिंग, मार्जिन, गैप, स्पेस, तो हम यूज़ करेंगे मार्जिन। तो आइटम्स की बात की जा रही है तो मार्जिन का यूज़ करेंगे। अगर हमें कंटेंट और बॉर्डर के बीच में स्पेस बढ़ाना होता तो हम यूज़ करते पैडिंग। मार्जिन क्या होता है? दो एलिमेंट्स के बीच में, दो आइटम्स के बीच में हम यूज़ करते हैं मार्जिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज इन w3? तो w3 में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना आता है? 14, 16, 15, 12 पिक्सल्स। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 15 पिक्सल्स आपका बाय डिफ़ॉल्ट आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, हाउ डू यू ऐड ए कमेंट इन CSS में कमेंट को ऐड करने के लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे? डबल स्लैश, दिस इज ए कमेंट, स्लैश एस्टेरिस्क,
दिस इज ए कमेंट एस्टेरिक स्लैश. लेस देन हैज डैश डैश, दिस इज ए कमेंट डैश डैश ग्रेटर देन हैज, दिस इज ए कमेंट. तो हम यूज करेंगे वी ऑप्शन इज करेक्ट. और ये हम यूज करते हैं जावा स्क्रिप्ट में. और अगर इस वाले हैज की जगह होता है यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सिंबल, तो एक्सक्लेमेटरी सिंबल हम यूज़ करते हैं, HTML में भी यूज़ कर सकते हैं और CSS में भी यूज़ कर सकते हैं. तो अभी हमसे बात की जा रही थी दिस इज ए कमेंट. तो कमेंट बनाने के लिए हम स्लैश एस्टेरिक दिस इज ए कमेंट का यूज़ करें. द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सिंटेक्स फॉर CSS रूल. अगर हमें CSS रूल क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मेट रहेगा? सिलेक्टर प्रॉपर्टी वैल्यू, सिलेक्टर कॉलन प्रॉपर्टी वैल्यू, सिलेक्टर बिग ब्रैकेट्स नहीं, तो यहाँ पे ये कॉलन नहीं लगेगा, ये बिग ब्रैकेट्स नहीं लगेंगे. सिलेक्टर के लिए पैरेंथेसिस का यूज़ नहीं किया जाता है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. पहले हम लिखते हैं सिलेक्टर का नेम, जो भी सिलेक्टर यूज़ करना चाहें, फिर लिखते हैं करली ब्रैकेट्स और लास्ट में हम करली ब्रैकेट्स को क्लोज कर देते हैं. बीच में यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी और वैल्यू के बीच में कॉलन. तो ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84. व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द पोजीशन प्रॉपर्टी इन CSS? तो व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द पोजीशन प्रॉपर्टी? तो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी कौन सी होती है, पोजीशन डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी होती है पोजीशन में? रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, एक और आपके सामने स्टैटिक. तो करेक्ट ऑप्शन इज डी स्टैटिक. तो पोजीशन की बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? स्टैटिक. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85. विच CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द स्पेसिंग बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट? अगर हमें टेक्स्ट के बीच में, लाइन्स के बीच में स्पेस बढ़ाना है तो उसके लिए CSS में कौन सी प्रॉपर्टी है फिक्स बतानी है. लाइन स्पेसिंग, फिर आपका स्पेसिंग, लाइन हाइट, टेक्स्ट हाइट. तो लाइन स्पेसिंग नहीं होता है CSS में, ना ही स्पेसिंग. तो ये होता है आपका लाइन हाइट. हम यूज़ करते हैं लाइनों के बीच में स्पेस बढ़ाने के लिए. बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ जेड इंडेक्स? तो जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या होता है CSS में? स्पेसिफाइज द ऑर्डर ऑफ ओवरलैपिंग एलिमेंट्स, कंट्रोल्स द फॉन्ट साइज ऑफ एन एलिमेंट, सेट द बैकग्राउंड ऑफ इमेज, चेंजेस द टेक्स्ट कलर. तो टेक्स्ट कलर के लिए जेड इंडेक्स नहीं, बैकग्राउंड के लिए नहीं, कंट्रोल्स द फॉन्ट साइज के लिए जेड इंडेक्स नहीं. तो हम यूज़ करते हैं ओवरलैपिंग तत्वों क्रम को निर्दिष्ट करता है. स्पेसिफाइज द ऑर्डर ऑफ ओवरलैपिंग एलिमेंट्स. अगर हमें किसी भी एलिमेंट्स को ऊपर दिखाना है, किसी भी एलिमेंट को बैकग्राउंड में दिखाना है, तो उसका नंबर प्रेसिडेंस चेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी का. और जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं हम यूज़ करते हैं पोजीशन प्रॉपर्टी के साथ में. सच एज अगर हम लिख देते हैं जेड इंडेक्स वैल्यू इज़ 1, तो वो एलिमेंट ऊपर दिखाई देगा. अगर हम कर देते हैं -1, तो वो एलिमेंट पीछे पहुंच जाएगा. क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द डिस्प्ले नन? तो डिस्प्ले नन क्या होता है? दिस एलिमेंट इज विजिबल बट नॉट एक्टिव, दिस एलिमेंट इज नॉट डिस्प्लेड एट ऑल, दिस एलिमेंट इज हिडन बट स्टिल ऑक्युपाइज स्पेस, द एलिमेंट इज डिस्प्लेड इन लाइन. तो इसका आंसर हो जाएगा बी. दिस एलिमेंट इज नॉट डिस्प्ले एट ऑल. तो ये किसी भी तरीके से दिखाई नहीं देगा. तो उस एलिमेंट को हाइड करने के लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं? डिस्प्ले नन यूज करेंगे. क्वेश्चन नंबर 88. व्हाट डज द फ्लोट प्रॉपर्टी? ये फ्लोट प्रॉपर्टी क्या होता है? इट पोजिशंस कैन एलिमेंट टू द लेफ्ट और राइट, इट मेक्स एन एलिमेंट ट्रांसपेरेंट, it changes the position of an element, it adds its shadow to an element. अगर हमें किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को चेंज करना है लेफ्ट और राइट, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? फ्लोट प्रॉपर्टी. अगर हम किसी भी एलिमेंट में लगा देते हैं फ्लोट प्रॉपर्टी लेफ्ट, तो उसकी पोजीशन हो जाएगी लेफ्ट, और जितने भी नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो ऊपर की तरफ दिखाई दे जाएंगे. अगर उसके राइट हैंड में जगह बचेगी तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है? लेफ्ट. और लेफ्ट में हम दो वैल्यू यूज़ करते हैं, लेफ्ट और राइट. बोथ का भी हम यूज़ कर सकते हैं या फिर नन का भी यूज़ कर सकते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, विच CSS प्रॉपर्टी कंट्रोल्स द ट्रांसपेरेंसी ऑफ एन एलिमेंट। अगर हमें ट्रांसपेरेंसी को ऐड करना है CSS में तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ओपेसिटी, ट्रांसपेरेंसी, विजिबिलिटी, फिल्टर। तो ये हम यूज करते हैं ओपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट डज द विजिबिलिटी प्रॉपर्टी डू इन CSS। तो विजिबिलिटी प्रॉपर्टी हम यूज तो करते हैं, और विजिबिलिटी और डिस्प्ले में डिफरेंस क्या है? हाइड द एलिमेंट बट स्टिल ऑक्युपाइज स्पेस, कंप्लीटली रिमूव्स द स्पेस, changes the opacity of an element, changes the position of the element। तो hide the elements but still occupies space, वो एलिमेंट हाइड तो हो जाएगा लेकिन अपनी उस वैल्यू को, उस प्लेस को कहीं ना कहीं कवर भी करेगा। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो डिस्प्ले नन क्या था? वो एलिमेंट हाइड भी हो जाता था और हमें किसी भी तरीके से दिखाई नहीं देता था। विजिबिलिटी क्या है? वो एलिमेंट हाइड भी हो जाएगा लेकिन वो अपना एलिमेंट उस जगह को कवर जरूर करेगा। तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी है? विजिबिलिटी। कंप्लीटली रिमूव्स द एलिमेंट, तो इसमें हम यूज कर सकते हैं डिस्प्ले नन। चेंजेस द ओपेसिटी है, इसके लिए हम यूज करते हैं ओपेसिटी। चेंजेस द पोजीशन, उसके लिए हम फ्लोट प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं और पोजीशन प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज द फ्लेक्स बॉक्स। तो फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है CSS में? लेआउट मोड फॉर अरेंजिंग एलिमेंट्स, ए प्रॉपर्टी फॉर चेंजिंग एलिमेंट्स कलर्स, ए टूल फॉर एनिमेशन, ए मेथड फॉर स्टाइलिंग टेक्स्ट। अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को स्टाइल करना है तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी तो है नहीं है। अगर हम एनिमेशन ऐड करना चाहते हैं तो एनिमेशन से रिलेटेड हमने ऐसा कुछ नहीं सुना था फ्लेक्स बॉक्स। ए प्रॉपर्टी फॉर चेंजिंग एलिमेंट्स कलर, नहीं, एलिमेंट्स कलर के लिए हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं करेंगे। तो हम यूज़ करते हैं फ्लेक्स बॉक्स का, इसलिए ए लेआउट मोड फॉर अरेंजिंग एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट डज द कैनवास टैग इन HTML अलाउज। तो एन कैनवास टैग का हम किस लिए यूज़ करेंगे? HTML5 में। क्रिएट वीडियो फाइल्स, ड्रॉ ग्राफिक्स ऑन द फ्लाई, स्टोर डेटा, क्रिएट फॉर्म्स। तो हम कैनवास टैग का किस लिए यूज़ करेंगे? तो कैनवास टैग में हमसे बात की जा रही थी क्रिएट वीडियो फाइल्स, ड्रॉ ग्राफिक्स ऑन द फ्लाई। ड्रॉ ग्राफिक्स ऑन द फ्लाई का मीन्स क्या है? एक बार हम सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं, वास्तविक समय में। तो ऑन द फ्लाई का मीन्स क्या हो गया? वास्तविक समय में। ये एक फ्रेजेस है, देखना पड़ेगा, इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगा हिंदी। हिंदी को हम बाद में ही देखेंगे, इंग्लिश को पहले हम प्रायोरिटी देंगे अभी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज वी इज करेक्ट। तो कैनवास टैग किस लिए यूज़ करते हैं? ड्रॉ ग्राफिक्स ऑन द फ्लाई। वास्तविक समय में ग्राफिक्स बनाना हम यूज़ करते हैं कैनवास का। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए न्यू फॉर्म एलिमेंट इनपुट एलिमेंट टाइप। तो इनपुट एलिमेंट टाइप में कौन सा टाइप नहीं है? HTML5 की बात की जा रही है। डेट टाइप हम यूज़ करते हैं, कलर टाइप यूज़ करते हैं, ईमेल टाइप यूज़ करते हैं, लेकिन टेक्स्ट टाइप क्या होता है? तो टेक्स्ट फील्ड नहीं होता है। हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। टेक्स्ट फील्ड टाइप का वहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ होता है टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 94, टू क्रिएट ए रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन विच HTML फीचर इज़ मोस्ट यूजफुल। अगर हमें रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्रिएट करनी है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रखता है यहाँ पे? क्या हमें सिमेंटिक टैग्स का यूज़ करना पड़ता है, मेटा टैग का यूज़ करना पड़ता है, फुटर का यूज़ करना पड़ता है, डिप का यूज़ करना पड़ता है? तो मेटा टैग के अंदर हम यूज़ करते हैं व्यू पोर्ट का। तो मेटा टैग अगर हम यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी वेबसाइट को CSS में भी CSS की सहायता से भी रेस्पॉन्सिव क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, विच टैग इज यूज टू डिफाइन ए लिस्ट दैट डज नॉट हैव टू बी ऑर्डर्ड। तो डज नॉट हैव टू बी ऑर्डर्ड का मीन्स HTML5 में बिना क्रमबद्ध सूची को परिभाषित करने के लिए, क्रमबद्ध, बिना क्रमबद्ध मतलब हमें ऑर्डर नहीं चाहिए, तो यहाँ पे लगा है नॉट। UL टैग, OL टैग, LI टैग, DL टैग। तो ऑर्डर्ड नहीं चाहिए तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? UL टैग अनऑर्डर लिस्ट, जिसमें से सिर्फ टाइप होता है आपका। कहीं ना कहीं HTML5 में हम यूज़ करते हैं सर्कल, डिस्क, स्क्वायर।
व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इज आई फ्रेम? आई फ्रेम किस कैटेगरी में आता है? स्ट्रक्चरल, इनलाइन, ब्लॉक, रिप्लेस्ड। तो आई फ्रेम को रखते हैं हम इनलाइन की कैटेगरी में। हम कहीं ना कहीं डिस्प्ले में 3 वैल्यू यूज करते हैं मोस्टली। एक तो है डिस्प्ले इनलाइन, और दूसरा है आपके सामने इनलाइन ब्लॉक, और थर्ड है आपके सामने ब्लॉक। और एक और आपने अभी पढ़ा था नन वैल्यू का भी हम यूज करते हैं। विच एलिमेंट्स ग्राफिक्स इन HTML5? इंटरेक्टिव ग्राफिक्स क्रिएट करने के लिए इनमें से किस टैग का हम यूज़ करते हैं? तो कैनवास अभी हमने पढ़ा था पीछे की तरफ कि हम ग्राफिक्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। कैनवास, IMG, SVG, बोथ A एंड C। तो हम यूज़ करेंगे बोथ A एंड C। हम कैनवास का भी यूज़ कर सकते हैं और SVG टैग का भी यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। What is the difference between placeholder and value attribute in an input element? तो placeholder और value attribute में difference क्या होता है? तो placeholder is shown before a user types. Value is the current input. Value is always required. Placeholder is optional. Placeholder defines the data type. Value defines the length. No difference. तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे placeholder defines the data type, ऐसा कुछ नहीं है। Value defines the length, नहीं। Value is always required, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें value लिखना ही पड़े। Placeholder is optional, ऐसा कुछ नहीं है कि हम placeholder तो optional है, यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें नहीं कर। Placeholder is shown, तो प्लेस होल्डर पहले दिखाई देता है यूज़र के टाइप करने से पहले, और वैल्यू इज करेंट इनपुट, जो भी हम वैल्यू इनपुट करना चाहें उसको भी यूज़ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ वेब होस्टिंग? इनमें से कौन सी वेब होस्टिंग का टाइप नहीं है? शेयर्ड होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग, VPS होस्टिंग, प्राइवेट होस्टिंग। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका प्राइवेट होस्टिंग नहीं होता है, बाकी सभी ये होस्टिंग के टाइप से। विच होस्टिंग टाइप प्रोवाइड्स डेडिकेटेड रिसोर्सेज टू ए सिंगल क्लाइंट? डेडिकेटेड होस्टिंग कहीं ना कहीं वर्ड ही आ गया है डेडिकेटेड होस्टिंग। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे शेयर्ड होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, मैनेज्ड होस्टिंग। तो इसको हम जानेंगे डेडिकेटेड होस्टिंग में एक ही क्लाइंट का वर्क रहता है। तो ये आपने पेपर कवर किया है। क्या आपने इस पेपर को अटैम्प्ट किया है? अगर इस पेपर को अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इस PDF को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो PDF को डाउनलोड करने के लिए कौन से हम यूज़ करेंगे? तो उसके लिए हम जाएंगे ऑन वेब शर्मा जी टेलीग्राम चैनल पे। धन्यवाद। आपका एग्ज़ाम कल का भी अच्छा हो।